हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तो अमाइन का फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक करैक्टर। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई अमाइन शो बेसिक करैक्टर। तो इसका आंसर है ड्यू टू लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसके कारण अमाइन क्या करता है, बेसिक करैक्टर शो करता है। क्योंकि एक लुईस का कंसेप्ट है कि जो लोन पेयर करेगा एक्सेप्ट वो क्या है, एसिड। क्योंकि इसे याद रखने के लिए बोल दो ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड। जो लोन पेयर करेगा एक्सेप्ट वो है एसिड, बट जो लोन पेयर डोनेट करेगा, किसी दूसरे को डोनेट करेगा, वो लुईस के अकॉर्डिंग है बेस। तो माइन कर रहा है यहाँ पे लोन पेयर डोनेट। अब चेक करो, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा जिसमें अमाइन में ऐड कर दिया वाटर। तो वाटर को ब्रेक करेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो अब H पॉजिटिव का सभी बच्चों को पता है कि H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H पॉजिटिव अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इस अमाइन से करेगा लोन पेयर एक्सेप्ट। तो जब लोन पेयर करेगा एक्सेप्ट तो यहाँ पे RNH2 से RNH3 का फॉर्मेशन होगा और N पे आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि सभी को पता है कि जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो 4 बॉन्ड चेक करो, एक एल्काइल से, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। तो अब चेक करो, ये लोन पे डोनेट कर रहा है H पॉजिटिव को। तो ये क्या है, जो डोनेट कर रहा है वो बेस, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड। तो अब OH नेगेटिव बचा, उसे साइड में लिख देंगे OH नेगेटिव। तो अब इस रिएक्शन के लिए चेक करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी बच्चों को आई होप लिखना आता होगा, क्योंकि ये तो +1 में आपने सीख लिया कि कैसे लिखेंगे। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और इसे डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। अब जिन बच्चों को नहीं पता थोड़ा सा सीख लो कि कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है कंसंट्रेशन को, और जिसकी भी कंसंट्रेशन लिखनी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका फॉर्मूला लिख दो या फिर उसका नेम लिख दो आप। तो चलो, यह तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो अब इस रिएक्शन में बोल रहे हैं कि इफ वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो अगर इस रिएक्शन में वाटर एक्सेस में हुआ तो हमको क्या अपीयर होगा, वहां पे हमें अपीयर होगा कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद हमें अपीयर होगा कि वाटर तो ऐसा लगेगा कि हमें इस रिएक्शन में यूज ही नहीं हुआ, या फिर बोल दो हमें ऐसा लगेगा कि जब ये रिएक्शन चल रहा है कि वाटर का अमाउंट हमें लगेगा कि जितना स्टार्टिंग में ऐड किया था उतने का उतना ही है, कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। और जिसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे बोल दिया इफ वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग हो गया कंसंट्रेशन, किसकी, जो इसके बीच में लिखा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट। तो अभी तक जिन बच्चों को ये लाइन नहीं समझ आया कि कांस्टेंट क्यों सपोज कर लिया, तो इसको समझने के लिए ऐसा बोल दो, सपोज करो आपके पास है एक बकेट और उसको वाटर से कर लिया आपने फुल। तो अब क्या करना है, उस बकेट में से 1 स्पून वाटर का बाहर निकालना है। तो अब जरा सोचो, अब 1 स्पून वाटर बाहर निकालोगे, क्या आपको ये लगेगा कि बकेट में वाटर लेवल डाउन चला गया? बेसिकली ऐसा किसी को नहीं लगेगा। अब सोचो ऐसा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बकेट में वाटर क्या है, एक्सेस में है। अगर एक्सेस में है तभी हमें लग रहा है कि वाटर के लेवल या फिर वाटर की अमाउंट बोल दो, या फिर बोल दो वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं लग रहा, क्योंकि वो एक्सेस में था। तो जो एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं लगता, उसके कारण बोल देते हैं कि कांस्टेंट रख लिया उसकी कंसंट्रेशन को। तो अब चेक करो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाटर का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट ड्यू टू लार्ज अमाउंट या फिर एक्सेस के कारण। अब क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट को करेंगे मल्टीप्लाई। जब 2 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर की साइड जो राइट में पेंडिंग बचा उसको राइट में लिख दिया। अब चेक करो, 2 कांस्टेंट की मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक न्यू कांस्टेंट। न्यू कांस्टेंट को समझने के लिए ऐसा बोल दो, हमें सभी को पता है कि सारे के सारे नंबर क्या है, कांस्टेंट। 2 भी कांस्टेंट, 3 भी, 4 भी, 5, जितने नंबर हैं सारी कांस्टेंट बोलते हैं उनको। 2 भी कांस्टेंट और 5 भी कांस्टेंट,
दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई क्या है, एक न्यू कांस्टेंट। तो अब चेक करो, दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक न्यू कांस्टेंट। तो इसको पहले अपनी कॉपी पे नोट कर लो, मैं यहीं पे इसको इरेज करके लिख रहा हूँ, एक न्यू कांस्टेंट के बी। इसके पैर में बी क्यों है, क्योंकि हम क्या रीड कर रहे हैं, बेसिक करैक्टर। आई होप यहाँ पे के बी क्यों लिखा ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब चेक करो, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं के बी का वैल्यू मोर कब होगा। अब इसको चेक करके बोलो कि के बी का वैल्यू मोर कब होगा। अगर इसका वैल्यू मोर हो या फिर इसका, तो सभी बच्चों का आंसर होगा जब इसका वैल्यू ऊपर की वैल्यू मोर होगी, जब इनकी वैल्यू मोर होगी तभी के बी क्या होगा, मोर। तो चलो के बी को तो चेक कर लिया कि के बी कब मोर होगा, इसका वैल्यू जब ये मोर होगा। अब जे मोर कब होगा, कब ज़्यादा फॉर्म होगा। अब रिएक्शन को देखो, ये क्या है हमारे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कब ज़्यादा फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट तब ज़्यादा फॉर्म होगा जब अमाइन क्या करेगा, इसे लोन पेयर डोनेट ज़्यादा करेगा। क्योंकि अगर लोन पेयर ही कम डोनेट किए तो प्रोडक्ट भी कम फॉर्म होगा। तो हम तो रीड कर रहे हैं मोर को कि के बी मोर चाहिए तो ये मोर होना चाहिए। अब ये मोर कब होगा, जब अमाइन क्या करेगा, लोन पेयर को लिख दिया एलपी, लोन पेयर को मोर डोनेट करेगा। तो अब सोचो लुइस के अकॉर्डिंग, अगर लोन पेयर डोनेट ज़्यादा कर रहा है तो बेसिक करैक्टर क्या बोलोगे, ज़्यादा या कम। सभी को पता है जो लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करेगा उसका बेसिक करैक्टर भी क्या है, बेसिक करैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक करैक्टर मोर। तो दोबारा से फिर सुन लो, के बी का वैल्यू मोर कब होगा, जब ऊपर का वैल्यू मोर। अब ऊपर का वैल्यू कब मोर होगा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगा। तो इस प्रोडक्ट की अमाउंट कब ज़्यादा होगी, जब लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करेगा। लोन पेयर ज़्यादा डोनेट होने का मीनिंग क्या है कि बेसिक करैक्टर मोर। तो हम यहाँ से अब सीधा सीधा बोलेंगे इफ़ के बी इंक्रीजेस, या फिर बोल दो के बी मोर। अगर के बी का वैल्यू मोर होगा या इंक्रीज होगा तब हम सीधा बोल देंगे बेसिक करैक्टर भी क्या होगा, बेसिक करैक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर के बी का वैल्यू ज़्यादा तो बेसिक करैक्टर भी ज़्यादा, अगर के बी का वैल्यू कम तो अमाइन का बेसिक करैक्टर भी होगा कम। तो अब इसको कर रहा हूँ मैं इरेज, के बी तक तो हमने स्टडी कर लिया। तो अब एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको लर्न करो। वो फॉर्मूला है हमारा पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। अब इस फॉर्मूले को सिंपली लर्न करने के लिए आप इस फॉर्मूले की हेल्प भी ले सकते हो कि पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब कैसे लर्न करना है कि यह तो सभी का याद होगा। अब ऐसा लर्न करो जो P के साथ है, P के साथ H है तो यहाँ पे भी H लॉग में। अब P के साथ K भी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, K भी लॉग में। तो ऐसे याद कर लो। चलो ऐसे याद करना होगा, आप कर लेना। तो अब इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। तो अब चेक करो, फर्स्टली तो इस लॉग को अंडरस्टैंड करें। तो अब सभी को पता है कि log 1 क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 और log 2 का वैल्यू 0.3010। अब सिंपली ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब चेक करो log के अंदर वैल्यू क्या कर रहे हैं, 1 से 2 कर दिया, सिंपली इंक्रीज कर रहे हैं। जब इस वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो पूरे की वैल्यू चेक कर लो, पहले 0 थी, अब अगर ये इंक्रीज हुआ तो पूरे की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई, क्योंकि 0 से 0.3 तो इंक्रीज ही होगा, बड़ा ही होगा। तो अब सिंपली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर के बी इंक्रीज होगा तो log के बी, जिस पे बॉक्स लगाया है मैंने, अगर के बी इंक्रीज हुआ तो log के बी क्या होगा, इंक्रीज। तो अब एक ही बात है, के बी इंक्रीज बोलो चाहे log के बी इंक्रीज बोलो, एक ही बात है, आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। सिमिलरली log 3 का सपोज कर लो, log 3 का भी पता है, अगर नहीं पता तो यहाँ से सुन लो। अब 2 से कर दिया 3 तो log के अंदर वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अब चेक करो 0.3 की जगह क्या आ गया, 0.4।
तो 0.4 आ रहा है, इंक्रीज हो गया। तो सिंपली एक ही मीनिंग है, के बी इंक्रीज बोले चाहे हम इस कंसेप्ट में लॉग के बी बोले, एक ही बात है। तो चलो इसको तो कर रहा हूँ इरेज। इससे तो हमने ये अंडरस्टैंड करना था कि के बी इंक्रीज या लॉग के बी इंक्रीज एक ही बात है। तो अब चेक करो, अगर के बी किया इंक्रीज, पी के बी क्या होगा? अगर के बी को इंक्रीज करेंगे या फिर बोल दो लॉग के बी को इंक्रीज करेंगे, पी के बी होगा डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आगे क्या है? नेगेटिव। अब सपोज करो इसका वैल्यू हमने बोल दिया इसका 2, अगर इसका 2 है तो पी के बी का क्या हो गया? इस नेगेटिव के कारण -2। अब सपोज करो इस के बी या फिर लॉग के बी का वैल्यू कर दिया इंक्रीज, 3 कर दिया। अब जब के बी इंक्रीज होगा तो बेसिक करैक्टर पहले ही रीड कर लिया इंक्रीज होगा, तो इस वैल्यू से बोल देंगे बेसिक करैक्टर तो इंक्रीज हो गया। बट पी के बी का वैल्यू चेक करो, इसके आगे तो नेगेटिव आएगा। अब सभी को पता है इन दोनों में से -3 क्या है? और भी स्मॉल है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अगर के बी इंक्रीज करेंगे तो पी के बी क्या होगा? डिक्रीज। अगर के बी इंक्रीज किया तो पी के बी क्या होगा? डिक्रीज। अब के बी इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है? बेसिक करैक्टर इंक्रीज। चलो के बी जब इंक्रीज करोगे बेसिक करैक्टर तो इंक्रीज ही करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि जब पी के बी डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा? बेसिक करैक्टर इंक्रीज, क्योंकि के बी और पी के बी में इनवर्स रिलेशन है इस नेगेटिव के कारण। तो के बी इंक्रीज से बेसिक करैक्टर क्यों इंक्रीज कर रहा है, ये तो पहले स्टडी कर लिया। तो अब सीधा बोलेंगे जब पी के बी डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसको डिक्रीज होना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जैसे ही ये बढ़ा इसका वैल्यू कम, इसकी वैल्यू मोर का मीनिंग बेसिक करैक्टर मोर, तो ऐसे ही इसकी वैल्यू कम का मीनिंग क्या है? बेसिक करैक्टर मोर। तो यहाँ से सीधा लर्न कर लो पी के बी और बेसिक करैक्टर में क्या है? इनवर्स रिलेशन है कि अगर पी के बी इंक्रीज हुआ तो बेसिक करैक्टर डिक्रीज, अगर पी के बी डिक्रीज हुआ तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा याद रखना अपना। तो चलो अब हम थ्योरी के कंसेप्ट करते हैं इस बेसिक करैक्टर के। तो हम फर्स्टली चेक करते हैं अमोनिया और अमाइन का बेसिक करैक्टर। तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अमोनिया पे के पास भी एक लोन पेयर है। अब अमाइन हमारा सिंपली प्राइमरी अमाइन RNH2। तो अब इस दोनों का कंपेयर करेंगे, इन दोनों में किसका बेसिक करैक्टर मोर है? तो इसका आंसर है बेसिकली अमाइन। अमाइन का बेसिक करैक्टर मोर है। क्यों मोर है उसका रीजन सुनो। अमाइन में क्या है? अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल क्या करते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे तो नाइट्रोजन पे क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो ये क्या कर सकता है? अच्छे से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर या फिर बोल दो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज करने वाला ग्रुप लगा है, वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज कर दिया तो ईजिली लोन पेयर को डोनेट करेगा। जो ईजिली डोनेट करेगा उसका बेसिक करैक्टर क्या है? मोर। अब इसमें चेक करो सारे के सारे H है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला ग्रुप नहीं। अगर नहीं तो इसका बेसिक करैक्टर उसके कंपैरिजन में कम होगा। तो चलो अब हम कंपेयर करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का बेसिक करैक्टर। तो चलो उसके लिए हमारे को 3 फैक्टर चेक करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर चेक करते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए यहाँ पे लिख दिया हमने प्राइमरी अमाइन। चेक कर लो प्राइमरी कैसे चेक करोगे? नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन अटैच किया तो प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी के लिए चेक करो नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन या फिर बोल दो 2 एल्काइल ग्रुप, एक बॉन्ड कम है तो H लगा दो। अब टर्शरी के लिए N के साथ 3 एल्काइल ग्रुप। अगर 3 एल्काइल ग्रुप है तो कोई H नहीं आएगा क्योंकि 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब चेक करो इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सिर्फ एक ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है।
यहाँ पे चेक करो, दो दो ग्रुप आ गए, दो दो ग्रुप क्या करने लग गए, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने लग गए। तो इसके कंपैरिजन में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगा। अब इस केस में चेक करो, इस केस में तो 3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर गया। अगर सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर गया तो इंडक्टिव इफेक्ट अकॉर्डिंग ये सबसे ईजिली लोन पेयर डोनेट करेगा। जब यह ईजिली डोनेट करेगा तो इसका बेसिक करैक्टर मोर अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलो यहाँ पे ऑर्डर लिख देते हैं कि टर्शरी अमाइन का सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर, उससे कम सेकेंडरी का, सबसे कम प्राइमरी का अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलो अब सेकंड फैक्टर चेक करते हैं। तो सेकंड फैक्टर चलो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर बोल दो या फिर स्टीरिक हिंड्रेंस बोल दो। अब स्टीरिक हिंड्रेंस का क्या मीनिंग है, अब स्टीरिक फैक्टर का मीनिंग सभी को पता है कि उसके अराउंड जो बीड होगा उसको बोलते हैं स्टीरिक फैक्टर। अब चेक करो, इस अमाइन ने हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइन ने क्या करना है, बेसिक करैक्टर को शो करना है। बेसिक करैक्टर कब शो करेगा, जब किसी को लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि जब अपने पास लोन पेयर रख रहा है तब तो कोई बेसिक करैक्टर नहीं। बेसिक करैक्टर सिर्फ और सिर्फ तभी बोलेंगे जब किसी को डोनेट करेगा। जो लोन पेयर डोनेट करता है तभी बोलते हैं बेसिक करैक्टर उसके पास आ गया। तो अब चेक करो, स्टीरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग इस नाइट्रोजन के अराउंड 3 क्या है, एल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप है, हैवी ग्रुप है। तो इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास जो H पॉजिटिव आएगा उसके आने के चांस क्या है, कम। क्यों, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होने के कारण उसको इसके पास आने में दिक्कत होगी। अब सिमिलरली इसमें चेक करो, एक H आ गया, एक ग्रुप क्या हो गया, लाइट हो गया, सिर्फ 2 ग्रुप ही बल्कि हैं, तो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो गया। अगर कम हो गया तो H पॉजिटिव ईजिली इसके पास आ जाएगा। अब इसमें चेक करो, इसमें तो स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ये इजीली डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके अराउंड स्टीरिक हिंड्रेंस काफ़ी कम है। तो स्टीरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग प्राइमरी का बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इजीली डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके अराउंड स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। तो सबसे कम होगा टर्शरी अमाइन का स्टीरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो चलो अब चेक करते हैं हम लास्ट फैक्टर हमारा। तो लास्ट फैक्टर है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। अब थर्ड फैक्टर है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है तो उसको लर्न करो। हाइड्रेशन वर्ड सभी को पता है, यूज होता है वाटर के लिए। अब हाइड्रेशन एनर्जी की जगह इस फैक्टर का नाम आप सॉल्वेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। अब सॉल्वेशन कहाँ से आया, सॉल्वेशन वर्ड आया सॉल्वेंट से। अब सभी को पता है वाटर को भी आप एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो हाइड्रेशन बोलो वाटर के लिए, चाहे फिर सॉल्वेशन एनर्जी बोलो, एक ही बात है। तो अब इस फैक्टर में क्या करेंगे, इस फैक्टर में इसकी हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे उसको सुनो जरा। अब चेक करो, अमाइन को कब बोलेंगे कि बेसिक करैक्टर शो कर रहा है, जब अमाइन लोन पेयर करेगा डोनेट। अब लोन पेयर डोनेट होने के बाद जो स्पीशीज फॉर्म होती है उसकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि अगर स्टेबल हुआ फिर तो ये फॉर्म हुआ रह जाएगा, अगर अनस्टेबल हुआ तो ये फॉर्म नहीं रहेगा, दोबारा से क्या कर देगा, दोबारा से अपने से H पॉजिटिव निकाल देगा और फिर से अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। अगर लोन पेयर वापस ले लिया
तब तो कोई बेसिक करैक्टर नहीं, क्योंकि बेसिक करैक्टर कब, जब लोन पेयर डोनेट करके रखेगा। लोन पेयर कब डोनेट करके रखेगा, जब ये स्टेबल होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे बोल रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है बेसिक करैक्टर, क्योंकि ये स्टेबल हुआ तब तो फॉर्म हुआ रहेगा। उसका मीनिंग क्या है, लोन पेयर को डोनेट करके ही रखेगा। तो लोन पेयर को डोनेट करके रखने के लिए हमें चाहिए इसकी स्टेबिलिटी। अगर इसका स्टेबिलिटी मोर तो बेसिक करैक्टर भी मोर, अगर इसका स्टेबिलिटी कम हुआ तो बेसिक करैक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में दे स्पीशीज किसका स्टेबल है। तो उसके लिए चेक करेंगे हाइड्रेशन फैक्टर को। तो सबसे पहले चेक करें प्राइमरी अमाइन को। तो प्राइमरी अमाइन हमारा कुछ इस तरह होगा, N से सिर्फ एक कार्बन। अब जब लोन पेयर डोनेट करेगा, चेक कर लो इस तरह, जब लोन पेयर डोनेट करेगा एक H और आ जाएगा वाटर से, तो ऐसे H अटैच कर दिया, 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो ये तो है हमारा प्राइमरी अमाइन। अब सेकेंडरी कैसा होगा, सेकेंडरी चेक करो, CH3 N के साथ फिर CH3, अब N के साथ दो कार्बन है, तो सेकेंडरी अमाइन एक H होगा। अब लोन पेयर वाटर के H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, तो फिर से ऐसे एक H पॉजिटिव वाटर से अटैच कर लेगा, अटैच करेगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अब सिमिलरली यहाँ पे टर्शरी अमाइन फॉर्म कर देते हैं, तो CH3 CH3 CH3। अब चेक करो 3 कार्बन अटैच कर दिया इस N के साथ, तो अब एक लोन पेयर जब वाटर के H पॉजिटिव को डोनेट करेगा वो H इससे अटैच हो जाएगा। चलो इतना तो हमने चेक कर लिया कैसे फॉर्म होगा जब लोन पेयर डोनेट करेगा। अब इनकी स्टेबिलिटी हमने चेक करनी है। तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्म करवाएंगे इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करेंगे और कैसे फॉर्म करेंगे उसको समझने के लिए पहले इतना कंसेप्ट समझो। अब सपोज कर लो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कोई भी एक सपोज कर लो कि कोई भी अमाइन इसमें ऐड कर दिया वाटर में ऐड कर दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कोई एक अमाइन। अब सोचो क्या इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल होगा या फिर काफ़ी। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता है कि इस कंटेनर में जिसमें आपने अमाइन ऐड कर दिया और वाटर ऐड कर दिया उसमें वाटर के H2O के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल होंगे। उन काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल से तो H पॉजिटिव इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जो पेंडिंग मॉलिक्यूल बच गए, काफ़ी सारे पेंडिंग बच गए होंगे, वो क्या करेंगे, अब इनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो क्यों प्रोवाइड करेंगे, अगर आपने +1 में नहीं रीड किया तो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट करवा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लेना। तो फर्स्टली इतना याद करो कि जब रिपल्शन होगा, जब कभी भी रिपल्शन होगा तब एनर्जी होगा इंक्रीज। अब सभी को पता है कि जिसका एनर्जी इंक्रीज, जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो टिक कर एक जगह नहीं बैठ सकता। जो नहीं बैठ सकता उसको क्या बोलते हैं हम, अनस्टेबल। तो सीधा यहाँ से याद रखो जिसका एनर्जी हाई है उसके पास क्या है, अनस्टेबिलिटी है, वो अनस्टेबल है, एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा। तो अब रिपल्शन का उल्टा होता है अट्रैक्शन। तो जहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा वहाँ पे एनर्जी होगा डिक्रीज। अगर एनर्जी डिक्रीज हो गया, एनर्जी कम हो गया, वो एक जगह टिक कर बैठ जाएगा, उसको बोल देंगे जिसका एनर्जी कम हो गया एक जगह टिक कर बैठ गया, या फिर बोल दो स्टेबल हो गया। तो यहाँ सीधा बोल रहे हैं जिसका एनर्जी डिक्रीज या फिर कम वो क्या है, स्टेबल, उसका स्टेबिलिटी मोर। तो अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल लेंगे मैग्नेट का। अब सपोज कर लेना ये मार्कर क्या है, मैग्नेट। अब मैग्नेट सभी को पता है अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। अब सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल। तो इस मार्कर के कैप को सपोज कर लेना सेम पोल। अब सेम पोल रिपेल करेंगे। अब जरा सोचो इसे, रिपेल कब होगा, रिपेल तब होगा जब यहाँ पे कुछ एनर्जी होगा, क्योंकि रिपेल का मीनिंग क्या है कि एक दूसरे को धक्का देना। तो धक्का कब दे सकते हैं, जब एनर्जी होगा।
तो रिपल्शन के टाइम एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और उसी एनर्जी से एक दूसरे को दूर दूर कर रहे हैं। तो रिपल्शन से सीधा इस मैग्नेट की हेल्प से बोल दो कि अगर दूर दूर कर रहे हैं एक दूसरे को तो एनर्जी आ रहा है, तो जो इंक्रीज इन एनर्जी है वही इसको दूर दूर कर रहा है। तो रिपल्शन से एनर्जी मोर, अगर एनर्जी मोर, जिसका एनर्जी हाई होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जिसका एनर्जी मोर है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा, और जो एक जगह नहीं टिक कर बैठता उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अनस्टेबल बोल सकते हैं। तो रिपल्शन से मैग्नेट की हेल्प से समझ लिया एनर्जी इंक्रीज, अगर एनर्जी इंक्रीज तो अनस्टेबिलिटी इंक्रीज। अब रिपल्शन का उल्टा होता है अट्रैक्शन, एनर्जी बढ़ने का उल्टा होता है एनर्जी डिक्रीज होना। तो जब अट्रैक्शन होगा, यहाँ से सीधा याद करो एनर्जी कम। अब जिसका एनर्जी लो हो गया वो एक जगह टिक कर बैठ जाएगा, क्योंकि जिसका एनर्जी कम है वो ज़्यादा नहीं चल फिर सकता, तो जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी क्या है, मोर। तो इस कंसेप्ट को सिंपली हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे हम। अगर अट्रैक्शन बढ़ गया हमारा यहाँ पे तो एनर्जी को बोल देंगे डिक्रीज, अगर एनर्जी डिक्रीज स्टेबिलिटी मोर, अगर स्टेबिलिटी मोर तो बेसिक करैक्टर मोर क्यों है ये आपको पहले ही समझा दिया मैंने, क्योंकि अगर इसका स्टेबिलिटी मोर, फिर से सुन लो, अगर इसका स्टेबिलिटी मोर तो ये फॉर्म हुआ रहेगा, अगर फॉर्म हुआ ही रहेगा इसका मीनिंग क्या है, लोन पेयर को डोनेट करके रखेगा, अगर डोनेट करके रखेगा तो बेसिक करैक्टर मोर। अगर ये अनस्टेबल हुआ तो फॉर्म नहीं रहेगा, वापस से H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा और लोन पेयर कर लेगा एक्सेप्ट, अगर फिर से लोन पेयर आ गया तो कोई बेसिक करैक्टर नहीं। तो बेसिकली चेक करना है जे इनमें से किसका अट्रैक्शन मोर है वाटर मॉलिक्यूल से और किसका कम, जिसका अट्रैक्शन मोर उसकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी क्या होगा, मोर। तो अब चेक करो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा, जो H नाइट्रोजन से अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे, जे H वाटर के O के साथ, क्योंकि H पे तो क्या होगा पार्शली पॉजिटिव और O पे पार्शली नेगेटिव, वाटर के H2O के O पे पार्शली नेगेटिव, क्योंकि O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली सभी को पता है H से मोर। अब चेक कर लो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है, जैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा एनर्जी डिक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब चेक करो ये भी करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमिलरली JH भी करेगा। तो अब चेक करो प्राइमरी अमाइन 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, सेकेंडरी क्या करेगा सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि 2 ही H है इसके पास काम के, तो 2-2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से शो कर दो। अब टर्शरी के पास तो एक ही H है, सिर्फ एक अट्रैक्शन कर पाएगा। तो अब अट्रैक्शन किस में मोर है, इसमें अट्रैक्शन मोर तो एनर्जी सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अगर जे सबसे ज़्यादा स्टेबल तो इसका बेसिक करैक्टर मोर अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी का बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी का, सबसे कम टर्शरी का, क्योंकि ये कम स्टेबल है। अगर कम स्टेबल है इसके सबसे ज़्यादा चांस है H पॉजिटिव को बाहर निकालने के। जब H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा फिर से लोन पेयर करेगा एक्सेप्ट, तो कोई बेसिक करैक्टर नहीं, तो इसका बेसिक करैक्टर कम। अब हमने 3 फैक्टर को स्टडी कर लिया, अब क्या करेंगे इन 3 फैक्टर से नेट रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो नेट रिजल्ट के लिए अब चेक करो, चलो पहले सीधा कंबाइन इकट्ठा लिख लेते हैं एक जगह पर इन्हें। तो ये इंडक्टिव का, ये स्टीरिक का लिख दिया। अब हाइड्रेशन का, तो अब इसमें चेक करो जो हमारा टर्शरी है एक बार तो क्या आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, बट 2 बार क्या आ रहा है लास्ट नंबर पे। अब प्राइमरी को चेक करो, प्राइमरी 2 बार फर्स्ट और 1 बार लास्ट पे भी आ रहा है, बट जो सेकेंडरी है वो क्या सेंटर का सेंटर में है। अब क्या होगा, प्राइमरी तो चलो फिर भी एक केस में पीछे चला गया, तो नेट रिजल्ट में क्या होगा, जो इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन के बेसिक करैक्टर का नेट रिजल्ट है, नेट रिजल्ट में जो सेकेंडरी जीत जाएगा, क्योंकि ये कभी भी लास्ट पे नहीं आ रहा। तो सेकेंडरी का बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, इससे कम अब इसका ही होगा क्योंकि 2 बार जीत रहा है, तो प्राइमरी का। और सबसे लास्ट
टर्शरी का, जो 2 बार लास्ट पे रह गया। तो अब यहाँ पे याद करो, जे ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अमाइन के लिए है, मिथाइल अमाइन। चेक कर लो, सारे में CH3 लगाए थे, तो हमारे सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन का, कि जब सारे ग्रुप मिथाइल की जगह इथाइल 2-2 कार्बन के ग्रुप लगे होंगे, तब ऑर्डर क्या है उसको याद करने के लिए, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, उसको याद करने के लिए बोल दो। सेकेंडरी तो आ गई है, बस इसका रिवर्स होगा। ये रिवर्स क्यों हो गया? जो हमारे 3 फैक्टर हैं उनमें से कोई एक डोमिनेट कर गया होगा जो टर्शरी के फेवर में होगा। तो चलो यहाँ पे इसको इथाइल को सीधा याद करो कि इसको इंटरचेंज कर दो, सेकेंडरी आगे का आगे ही है। तो ये हो गया हमारा इथाइल अमाइन के लिए। तो चलो अब मूव करते हैं हम एरोमेटिक अमाइन। तो फर्स्टली हम कंपेयर करते हैं बेसिक करैक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइन एंड एलिफेटिक अमाइन। तो हमारा एरोमेटिक अमाइन लिख लिया हमने एनिलीन, रिंग पे लगा देंगे NH2। अगर रिंग पे NH2 लगा दिया तो इसको बेंजीन अमाइन बोल दो, या फिर सीधा नेम याद रखो इसका एनिलीन। इसके बेसिक करैक्टर का कंपेयर करेंगे किसी एलिफेटिक अमाइन से। तो एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में से बेसिक करैक्टर मोर है एलिफेटिक का। क्यों? अब इसका रीजन चेक करो। अब हमने रीजन चेक कर लिया था हमारे एलिफेटिक में कि एलिफेटिक में क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है या फिर सेकेंडरी टर्शरी में ये इंक्रीज भी हो जाएंगे कि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। बट इस केस में क्या है, एरोमेटिक में हमारा बेंजीन है। बेंजीन क्या करता है, रेजोनेंस कहाँ पे करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब चेक करो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल लोन पेयर। अगर डबल सिंगल लोन पेयर है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो अब रेजोनेंस देख लो क्या काम कर रहा है, इसको बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। तो अगर किसी को रेजोनेंस नहीं आता तो यहाँ पे चेक कर लो कैसे फॉर्म कर रहा हूँ। अब लोन पेयर बॉन्ड पे का क्या मीनिंग है कि एक बॉन्ड तो पहले ही था यहाँ पे। अब लोन पेयर में चेक कर लो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में भी सभी को पता है 2 ही होते हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पे का मीनिंग है कि ये लोन पेयर अब एक और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जब एक बॉन्ड और फॉर्म करेंगे तो यहाँ जो डबल है ये नेक्स्ट एटम पे मूव करेगा। क्यों? चेक कर लो, मैंने यहाँ पे लगा दिया पहले। चेक करो 1 2 और 3, चेक करो 1 2 3 4 5। अब कार्बन 5 नहीं फॉर्म कर सकता, तो 4 को मेंटेन रखने के लिए नेक्स्ट बॉन्ड नेक्स्ट एटम पे। तो अब बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखा? चेक करो ये इलेक्ट्रॉन तो इसी एटम का है, बट ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो गया तो नेगेटिव लिख दिया। तो अब चेक करो यहाँ पे कुछ नहीं किया, उसको लिख दो। आई होप आपको रेजोनेंस तो अच्छे से आता होगा, अगर नहीं आता तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लो। अब चेक करो नाइट्रोजन ने फिर से 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 2 तो दिख रहे हैं 2H, तो टोटल 4 तो पॉजिटिव। अब चेक करो एनिलीन न्यूट्रल कंपाउंड है एक, तो यहाँ पे भी ओवरऑल न्यूट्रल रहना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0, तो टोटल न्यूट्रल हो गया। अब चेक करो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो लोन पेयर बॉन्ड पे नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। अब इस नेगेटिव को लोन पेयर क्यों बोल रहा हूँ मैं? अब चेक करो बॉन्ड हमने एटम पे शिफ्ट किया, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 चाहे ऐसे लिख दो चाहे नेगेटिव लिख दो। नेगेटिव क्यों लिखा आपको समझा दिया कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण कोई चार्ज नहीं, तो ये एक्स्ट्रा आया उसके कारण नेगेटिव है। तो बेसिकली याद कर लो यहाँ पे कि नेगेटिव में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होता है बेसिकली वो भी। तो चेक करो लोन पेयर बॉन्ड पे नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे। तो अब रेजोनेंस को ड्रॉ करने के लिए फर्स्टली उसको ड्रॉ कर दो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ऊपर भी कोई चेंज नहीं। तो अब लोन पेयर बॉन्ड पे यहाँ पे बॉन्ड आएगा, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे तो नेगेटिव आएगा। अब फिर से रेजोनेंस लोन पेयर बॉन्ड पे नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे, तो रेजोनेंस का साइन। तो अब चेक करो यहाँ पे कुछ नहीं किया उसको लिख दो, अब यहाँ पे चेंज है उसको लिखो, लोन पेयर बॉन्ड पे
नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे, तो नेगेटिव, फिर से लोन पेयर बॉन्ड पे, नेक्स्ट बॉन्ड एटम पे, तो रिंग के बाद जहाँ पे कुछ नहीं कर रहे उसको लगाओ पहले, फिर लोन पेयर बॉन्ड पे यहाँ पे आएगा, फिर एक बॉन्ड नेक्स्ट एटम पे। अगर एक बॉन्ड एटम पे जा रहा है, यहाँ पे बचेगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अब चेक करो, जब बॉन्ड शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव लिखोगे, उसके ऊपर पॉजिटिव पहले से है, पॉजिटिव और नेगेटिव 0, तो सीधा अब हम लोन पेयर शो कर देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर शो कर दिया। अगर आपने चेक करना कि आपकी रेजोनेंस सही है या फिर गलत, इस लास्ट को फर्स्ट से कंपेयर करो। यहाँ पे फर्स्ट में डबल है, वहाँ पे सिंगल होना चाहिए। अगर आपके अल्टरनेट बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ पे सिंगल उसमें डबल, यहाँ पे डबल उसमें सिंगल, ऐसे हो गया, तब तो आपकी रेजोनेंस करेक्ट है। अगर कहीं पे सेम मैच कर गया फर्स्ट और लास्ट का, तो रेजोनेंस में कुछ गलती है, उसको चेक कर लेना अपना। तो अब चेक करो यहाँ पे हमारा आंसर, एरोमेटिक और एलिफेटिक में से एलिफेटिक का बेसिक करैक्टर मोर है। क्यों? क्योंकि अब चेक करो, जब जे लोन पेयर किसी दूसरे को डोनेट करता, जब दूसरे को डोनेट करता तब क्या आता, इसके पास बेसिक करैक्टर आता। तो अब तो क्या इसका लोन पेयर कहाँ पे बिजी है, रेजोनेंस में बिजी है। अगर रेजोनेंस में बिजी है तो किसी दूसरे को कम डोनेट करेगा, या फिर बोल दो डोनेट करने के चांस कम है। अगर डोनेट करने के चांस कम हो गए तो इसका बेसिक करैक्टर भी कम कर दिया इस रेजोनेंस ने। तो सिंपली आंसर हो गया, रेजोनेंस के कारण इसका बेसिक करैक्टर क्या है, कम। तो चलो अब हम सिंपल सा कंपेयर करते हैं एरोमेटिक अमाइन का एरोमेटिक के साथ ही। तो अब चेक करो, यहाँ पे एनिलीन फर्स्ट लिख दिया एनिलीन। दूसरा क्या करेंगे हम, एनिलीन का एक H हटाकर वहाँ पे कोई R ग्रुप लगा देंगे। एक H हटा दिया एनिलीन का, यहाँ पे CH3 लगा दिया। ये क्या है हमारा, यहाँ पे इसका नेम लिख दो मिथाइल एनिलीन, प्रीफिक्स का नेम पहले मिथाइल, ये क्या है एनिलीन। आप ऐसे बता भी सकते हो मिथाइल कहाँ लगा है, N पे मिथाइल एनिलीन। अब क्या करेंगे, दोनों H हटा देंगे, उसके दोनों H हटाकर हमारा एल्काइल ग्रुप लगा देंगे। अब चेक करो, इसको क्या लिखेंगे, N पे ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो N, दो है तो डाई मिथाइल। अगर रिंग पे N लगा है, इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन अमाइन या फिर एनिलीन, तो एनिलीन। तो अब इनका कंपेयर करो। बेसिकली अब चेक करो, रेजोनेंस तो सभी कर लेंगे, क्योंकि चेक कर लो इसमें भी एरोमेटिक कंजुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल लोन पेयर, इसमें भी डबल सिंगल लोन पेयर होगा, इसमें भी होगा। तो अब चेक करो, रेजोनेंस तो सारे ही कर रहे हैं, तो रेजोनेंस को नहीं चेक करेंगे। अब चेक करेंगे इस मिथाइल ग्रुप को। मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा इंक्रीज। अब इसमें चेक करो, दो मिथाइल ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर तो इसके चांस मोर है लोन पेयर डोनेट करने के। अगर चांस मोर तो इसका बेसिक करैक्टर मोर, इसका कम, इसका सबसे कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है सिंपल एनिलीन में। तो अब हम क्या करेंगे, एरोमेटिक अमाइन पे सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट सिंपली हमारे प्रीफिक्स क्या करेंगे, इसका बेसिक करैक्टर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो अब इस रिएक्शन को चेंज करके हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं एरोमेटिक अमाइन का। तो चलो, एरोमेटिक अमाइन हो गया हमारा एनिलीन, NH2 के ऊपर बस लोन पेयर होगा, वो आपको समझ आ गया। अब इसमें ऐड कर दिया वाटर को ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब एनिलीन का N क्या करेगा, इससे करेगा लोन पेयर डोनेट। जब लोन पेयर करेगा डोनेट तो ये फॉर्म हो जाएगा NH3 और N के ऊपर आएगा पॉजिटिव, साइड में लिख दिया OH नेगेटिव। तो अब आपको बता दिया था
हाइड्रेशन फैक्टर में कि हमको क्या चेक करना है, इसका स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेबल तब ये फॉर्म हुआ रहेगा। फॉर्म हुआ रहेगा मीनिंग क्या है कि लोन पेयर डोनेट करके ही रखेगा। जब लोन पेयर ये डोनेट करके ही रखेगा तो इसका बेसिक करैक्टर मोर। तो सिंपली बोल देते हैं यहाँ पे कि बेसिक करैक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन। तो बेसिकली ये था एनिलीन, तो यहाँ पे आयन है तो इसका नेम हो गया एनिलीनियम आयन। तो एनिलीनियम आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये स्टेबल तो बेसिक करैक्टर भी मोर। अगर यही अनस्टेबल है, अनस्टेबल इस तरह फॉर्म नहीं रह सकता, दोबारा से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो जब अपने लोन पेयर वापस ले लेगा तो कोई बेसिक करैक्टर नहीं। तो अब हमको चेक करना है कि इसको स्टेबल कौन कर रहा है और अनस्टेबल कौन करेगा। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब उसके लिए थोड़ा सा याद करो, इसके ऊपर है चार्ज पॉजिटिव। तो आपको काफ़ी बार बता दिया कि चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, चार्ज किसका काम करता है? चार्ज काम करता है टेंशन का, एक्ट करता है टेंशन की तरह। अब टेंशन क्या करती है? अनस्टेबल। तो बेसिकली इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही टेंशन है, दोनों ही अनस्टेबल करेंगे। तो बेसिकली चेक करना है हमें किस पॉजिटिव चार्ज को कौन डिक्रीज करेगा। अब चेक करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जब नेगेटिव इसको डोनेट करेगा तो पॉजिटिव कम हो जाएगा। पॉजिटिव क्या है? इसकी टेंशन। जैसे ही टेंशन कम होगी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। तब सभी को पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज। तो डिक्रीज को ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, किसका? पॉजिटिव चार्ज ऑफ एनिलीनियम आयन, ऐसा लिख सकते हो आप। अगर पॉजिटिव चार्ज इसको डिक्रीज कर दिया, फिर क्या इंक्रीज कर दिया? इंक्रीज स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दिया तो ऐसे फॉर्म हुआ रहेगा। अगर फॉर्म हुआ रहेगा तो बोल सकते हैं बेसिक करैक्टर मोर। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज तो बेसिक करैक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अब चेक करो पहले ही पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ कर करके और पॉजिटिव इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके पॉजिटिव को और इंक्रीज करेगा। तो पॉजिटिव इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ, या फिर बोल दो ऑन एनिलीनियम आयन। अगर पॉजिटिव इंक्रीज करेगा तो वो तो टेंशन और इंक्रीज कर रहा है। अगर टेंशन इंक्रीज हो गया तो बोल देंगे स्टेबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज स्टेबिलिटी, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ही कम होगी, ये फॉर्म नहीं रह सकता। अगर फॉर्म नहीं रह सकता फिर से इस स्टेट में आ जाएगा, अपना लोन पेयर वापस ले लेगा। अगर वापस ले लिया कोई बेसिक करैक्टर नहीं, बोल देंगे बेसिक करैक्टर डिक्रीजेस। तो चलो इतना कंसेप्ट हमने चेक कर लिया कि डोनेटिंग और विड्रॉइंग का क्या इफेक्ट है। अब विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल याद करो, नाइट्रो ग्रुप या फिर हमारा CN नाइट्राइल ग्रुप, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब डोनेटिंग सिंपली हमारे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बेसिकली क्या करना है? इनका फर्स्टली काम याद रखना है। काम क्या है? डोनेटिंग का बेसिक करैक्टर इंक्रीज करना। कैसे कैसे इंक्रीज करेगा सारा आपको समझा दिया। अगर क्वेश्चन आया तो सारे रीजन फुल एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम में, सीधा मत लिख देना कि डोनेटिंग है बेसिक करैक्टर इंक्रीज, क्यों इंक्रीज करेगा, ये सारे रीजन वहां पे मेंशन करने हैं। तो अब एक और चेक करो, और क्या चेक करना है? और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं इन ग्रुप को ही जो आप ऑर्थो मेटा या फिर पैरा पोजीशन पे लगाओगे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मोर
इज मोर एट पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मोर एट पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन। इसको लर्न कर लो। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में हमने चेक किया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे आती है। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होने के कारण वहीं पे इफेक्ट मोर होता है। तो ऑर्थो को यहाँ पे क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, उसकी बात बाद में करेंगे। फर्स्टली इसको याद कर लो कि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होने के कारण ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट मोर होता है। किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। तो लिख दिया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मोर एट पैरा पोजीशन देन मेटा, क्योंकि मेटा पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आता रेजोनेंस में, तो मेटा पे इफेक्ट कम होता है। तो अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? अब चेक करो, विड्रॉइंग का काम क्या है? बेसिक करैक्टर डिक्रीज करना। तो उस लाइन का सिंपली मीनिंग यह है कि अगर ये पैरा पे लग गया तो बेसिक करैक्टर ज़्यादा डिक्रीज करेगा, अगर मेटा पे लगा डिक्रीज तो करेगा बट कम करेगा। सिमिलरली डोनेटिंग, फर्स्टली इसका काम क्या है? बेसिक करैक्टर इंक्रीज करना। अगर पैरा पे लग गया, पैरा पे इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मोर, तो पैरा पे ज़्यादा इंक्रीज करेगा बेसिक करैक्टर। अगर मेटा पे लगा इंक्रीज तब भी करेगा बट तब कम बेसिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा। अब बात आ गई ऑर्थो की। तो ऑर्थो के लिए है ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट को चेक करेंगे। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे आप कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो क्या करेगा? बेसिक करैक्टर को डिक्रीज ही करेगा। क्यों? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। चेक करो ऑर्थो पोजीशन, इसके पास जो पोजीशन है ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दिया, चाहे डोनेटिंग लगा दिया CH3 या फिर नाइट्रो लगा दिया, तो ग्रुप क्या होगा? इसके पास। अगर पास आ गया स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गया। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गया वो क्या करेगा? इसे लोन पेयर डोनेट कम करने देगा, उसके कारण बेसिक करैक्टर हो जाएगा डिक्रीज। इसी को बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। तो इस अपनी कॉपी पे लिखो ऐसे बोल रहा हूं मैं इसको। एनी सब्स्टिट्यूएंट एदर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decrease the basic character at ortho position due to steric hindrance. This is called ortho effect. तो इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दो वो बेसिक करैक्टर डिक्रीज ही करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन स्टीरिक हिंड्रेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो के लिए कुछ नहीं चेक करना कि कौन सा ग्रुप आया, सीधा ऑर्थो पे स्टीरिक, सीधा याद करो कि ऑर्थो इफेक्ट को ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि अब बेसिक करैक्टर डिक्रीज ही होगा क्योंकि ऑर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। तो चलो अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। यूज करने के लिए चलो अब शॉर्ट में लिख लें कि आपको याद रखने में आसानी होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? बेसिक करैक्टर को इंक्रीज, क्योंकि डोनेट कर करके पॉजिटिव को डिक्रीज कर देगा, टेंशन को कम, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो डोनेटिंग तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब विड्रॉइंग सीधा याद रखना, विड्रॉइंग इसका उल्टा काम करेगा। ऑर्थो का चलो ऑर्थो इफेक्ट याद कर लिया हमने, तो एक बस इस लाइन को याद रखना कि इफेक्ट कहाँ पे मोर है? पैरा पे मोर एज कंपेयर टू मेटा। तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्टली एनिलीन, फिर लिख देते हैं हम एनिलीन की पैरा ऑर्थो पोजीशन पे लगा देते हैं मिथाइल। अब चेक कर लो इसके अकॉर्डिंग इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग गया, ऑर्थो पे कोई भी आ जाए, अगर कोई भी आ गया वो क्या करेगा? अब बेसिक करैक्टर को डिक्रीज ही करेगा। तो इसका बेसिक करैक्टर इससे अब कम ही होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो अब लगा लेते हैं हम मेटा पे। अब मेटा पे लगा लेते हैं, चलो एक नीचे लगा लेते हैं पैरा पे, पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं हमारा CH3 ग्रुप। अब CH3 क्या है? डोनेटिंग। डोनेटिंग क्या करेगा?
डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके इस टेंशन को कर देगा कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को करेगा कम। अगर स्टेबल हो गया तो बेसिक करैक्टर भी इंक्रीज करेगा। अब डोनेटिंग का इफेक्ट कहाँ पे मोर, तो पैरा पोजीशन पे मोर। तो अब इनमें से चेक करो, सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर इसका, उससे कम मेटा पे इसका इफेक्ट कम होता है, तो ये इंक्रीज तो करेगा बट इससे कम इंक्रीज करेगा। तो अब बारी आ जाएगा सी का। अब इनमें से कुछ नहीं चेक करना, ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग, कुछ नहीं चेक करना, ऑर्थो इफेक्ट डिक्रीज कर देगा बेसिक करैक्टर, किससे, इस नॉर्मल कंपाउंड से। तो इसके बाद बारी आएगा ए का, इस ऑर्थो का सबसे लास्ट। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया ऑर्थो इफेक्ट को भी और इस कंसेप्ट को भी चेक कर लिया। चलो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट में लगा दे हमने नाइट्रो ग्रुप, एक पैरा पे दूसरा मेटा पे, यहाँ पे इसको न्यूट्रल रख लिया, कोई ग्रुप नहीं लगाया इसमें। तो अब चेक करो NO2 क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर करके पॉजिटिव को और इंक्रीज करेगा। अगर टेंशन और इंक्रीज कर गया तो अनस्टेबल, अगर अनस्टेबल इस फॉर्म में नहीं रहेगा फिर से इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में आ गया तो लोन पेयर वापस ले लिया तो बेसिक करैक्टर कोई नहीं। तो विड्रॉइंग का काम है बेसिक करैक्टर को डिक्रीज करना। अब कब ज़्यादा डिक्रीज करेगा, पैरा पे इफेक्ट मोर होता है दोनों का, डोनेटिंग और विड्रॉइंग का। तो पैरा पे इफेक्ट मोर है तो इसका बेसिक करैक्टर सबसे कम, तो सबसे कम बी का। अब इससे थोड़ा ज़्यादा इसका होगा क्योंकि मेटा पे है, मेटा पे अपना असर कम दिखाएगा जरूर, बेसिक करैक्टर तो कम करेगा बट इससे इफेक्ट कम होगा। तो अब सी का थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अब इसका सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसमें तो ऑर्थो मेटा पैरा किसी पे भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, कोई भी बेसिक करैक्टर कम करने वाला ग्रुप नहीं, तो सबसे ज़्यादा ए का। तो यहाँ पे चेक कर लो कौन सा ऑर्डर लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया बेसिक करैक्टर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर। तो अब सिमिलरली डिक्रीजिंग चेक कर सकते हो। डिक्रीजिंग में क्या करते हो, सबसे पहले वो आएगा जिसका बेसिक करैक्टर मोर, तो ए का सबसे मोर है, इससे कम सी का, सी से कम बी का। तो बहुते बच्चों को ये रीड नहीं करना, लिखने नहीं आते इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एग्जाम में होता है इंक्रीजिंग, लिखते हैं डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग। तो फर्स्टली इसके लिए याद रखो ऑर्डर आपको इस तरफ लर्न करने हैं, इस तरफ जाते जाते देखो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर इस तरफ जाते जाते डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फर्स्टली याद करो राइट की तरफ आपने रीड करना है कि राइट की तरफ जाते जाते क्या हो रहा है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अगर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब चेक कर लो ए का बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तो सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका सबसे कम होगा, इसका इन दोनों के इन बिटवीन। तो ऐसे अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को अच्छे से सही लिखा करो। तो ये आ गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर, आप लिख सकते हो। चलो अब थोड़ा और कंसेप्ट करें। अगर आपको एग्जाम में आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो आप किसका, बेसिक करैक्टर नहीं, आप के बी का। अब के बी या फिर पी के बी हमने स्टार्टिंग में रीड की इस वीडियो में। के बी क्या बोलता था, अगर के बी इंक्रीज होगा तो बेसिक करैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। तो सीधा बोल दो जो बेसिक करैक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वही के बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो बेसिक करैक्टर और के बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सेम ही हो गया। अब बोल देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी। अब हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि बेसिक करैक्टर जब इंक्रीज होगा पी के बी क्या होगा, डिक्रीज। तो जो बेसिक करैक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है पी के बी का क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो अब पी के बी कैसे लिखेंगे, पी के बी बस इसका उल्टा कर दो, जो जिसका बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है उसका पी के बी वैल्यू सबसे कम होगा। तो सबसे कम वैल्यू इसकी थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी पी के बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका बेसिक करैक्टर सबसे कम है। जिसका बेसिक करैक्टर कम उसकी पी के बी सबसे ज़्यादा।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया PKB का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अपना साथ साथ में PKB और KB के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो हमारा यहाँ पे हुआ बेसिक करैक्टर कंप्लीट। इस बेसिक करैक्टर का अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।